नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक प्रमोद में, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेहतरीन किताबों का सार, वो भी हिंदी में। आज हम बात करेंगे द माउंटेन इज यू किताब की, जिसे लिखा है ब्रियाना वियस्ट ने। यह किताब हमें बताती है कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावटें हमारे भीतर की भावनाएं, आदतें और सोचने के तरीके हैं। अगर आपने कभी खुद को यह कहते सुना है कि मैं क्यों बार बार वही गलतियां दोहरा रहा हूं, ईडा स्विंगल, मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए, फिर भी मैं वह क्यों नहीं कर पाता, तो यह वीडियो आपके लिए है। यह किताब हमें सेल्फ सैबोटाज यानी आत्म नुकसान पहुंचाने वाली आदतों को पहचानने और उन्हें सुधारने के तरीके सिखाती है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे हम अपने ही बनाए हुए पहाड़ को पार कर सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको मिलेंगे जिंदगी बदलने वाले 10 शक्तिशाली सबक। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी सबसे बड़ी बाधा आप स्वयं हैं? जीवन में सफलता और खुशी की ओर बढ़ने से पहले हमें अपने भीतर की आत्म तोड़फोड़ को पहचान कर उसे दूर करना होता है। ब्रियन वाइस्ट की पुस्तक द माउंटेन इज यू हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि कैसे हम अपनी आंतरिक बाधाओं को पहचान कर उन्हें पार कर सकते हैं और अपने सर्वोत्तम रूप में विकसित हो सकते हैं। यह पुस्तक बताती है कि हम अपने जीवन में जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, वे अक्सर हमारी ही बनाई हुई होती हैं और उनका समाधान भी हमारे भीतर ही छिपा होता है। द माउंटेन इज यू आत्म सहायता सेल्फ हेल्प श्रेणी की एक प्रेरणादायक पुस्तक है, जो पाठकों को आत्म जागरूकता, मानसिक मजबूती और व्यक्तिगत विकास की दिशा में मार्गदर्शन करती है। यह पुस्तक बताती है कि जीवन में जो सबसे बड़ी चुनौती माउंटेन हमारे सामने आती है, वह बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है, यानी हमारी खुद की सोच, आदतें और डर। ब्रियन वाइस्ट इस पुस्तक में आत्म तोड़फोड़ सेल्फ सैबोटाज की अवधारणा को विस्तार से समझाती हैं और यह दर्शाती हैं कि हम अनजाने में खुद को सफल होने से कैसे रोकते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि हमें अपने डर और असुरक्षाओं का सामना कैसे करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन के पहाड़ माउंटेन को पार कर सकें और अपने उच्चतम संभावित रूप में विकसित हो सकें। इस पुस्तक में आत्मविकास सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए मानसिकता बदलने, आत्म जागरूकता विकसित करने और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए व्यावहारिक कदम सुझाए गए हैं। ब्रियन वाइस्ट का कहना है कि हम में से हर कोई अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकता है, बशर्ते हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और उसका सही उपयोग करें। अध्याय 1, आत्महानि की पहचान। अनजाने में किए गए कार्य जो हमारे लक्ष्यों के विपरीत होते हैं। हम सभी जीवन में सफल होना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन कई बार बिना यह समझे कि हम क्या कर रहे हैं, हम खुद ही अपनी प्रगति में बाधा डालते हैं। इसे ही आत्महानि कहा जाता है। आत्महानि का मतलब है कि हम अनजाने में ऐसे कार्य करते हैं जो हमारे ही खिलाफ जाते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। यह हमारे विचारों, आदतों और व्यवहारों में छिपा हो सकता है, जिसे पहचानना और समझना बहुत जरूरी है। आत्महानि क्या है? आत्महानि का सीधा अर्थ है कि हम अपने ही रास्ते में बाधा बन जाते हैं। यह तब होता है जब हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम ऐसा कुछ करते हैं जो हमारे ही लक्ष्यों के विपरीत होता है। जब हमें कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा करना होता है, लेकिन हम इसे बाद के लिए टालते रहते हैं। जब हम अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं करते और खुद को यह समझाने लगते हैं कि हम सफल नहीं हो सकते। जब हम कोशिश ही नहीं करते क्योंकि हमें डर होता है कि हम असफल हो जाएंगे। जब हम जानते हैं कि हमें अच्छी नींद, संतुलित आहार और व्यायाम की जरूरत है, लेकिन फिर भी हम इसे नजरअंदाज करते हैं। ये सभी आत्महानि के संकेत हैं जो हमें अपने लक्ष्यों से दूर ले जाते हैं। आत्महानि के प्रमुख लक्षण। क्या आप हमेशा अपने महत्वपूर्ण कार्यों को कल पर टालते रहते हैं? क्या आप किसी महत्वपूर्ण फैसले को लेने से बचते हैं? नकारात्मक सोच। क्या आप खुद को अक्सर यह कहते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता या मैं इस लायक नहीं हूं? क्या आप खुद पर ज्यादा कठोर रहते हैं और अपनी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं? खुद को सीमित करना। क्या आप कोई नया अवसर मिलने पर डर महसूस करते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर आप सफल हो गए तो लोग आपसे उम्मीदें बढ़ा देंगे और आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? अस्वस्थ आदतें। क्या आप बार बार वे काम करते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं?
क्या आप अपने शरीर और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखते? असफलता को स्वीकार कर लेना, क्या आप खुद को यह कहकर समझाते हैं कि यह मेरे लिए संभव नहीं है? क्या आप अपनी जिंदगी में सीमित संभावनाओं को ही स्वीकार कर लेते हैं, बजाय इसके कि आप खुद को आगे बढ़ने का मौका दें? अगर इनमें से कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, तो यह संभव है कि आप अनजाने में आत्महानि कर रहे हैं। आत्महानि क्यों होती है? अब सवाल यह है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। अतीत का प्रभाव, कई बार हमारे बचपन के अनुभव हमें प्रभावित करते हैं। अगर हमें बार बार यह कहा गया हो कि हम किसी चीज में अच्छे नहीं हैं, तो हम अनजाने में उसी सोच को अपनाने लगते हैं। असफलता का डर, जब हमें डर होता है कि हम असफल हो जाएंगे, तो हम कोशिश ही नहीं करते। यह हमें असफलता के दर्द से बचाने की एक रणनीति होती है, लेकिन वास्तव में यह हमें आगे बढ़ने से रोकती है। सुविधा क्षेत्र में रहना, हमारा दिमाग हमेशा हमें सुरक्षित महसूस कराना चाहता है। इसलिए जब हम कोई नया और चुनौतीपूर्ण काम करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा दिमाग हमें रोकने की कोशिश करता है। परिपूर्णता, जब हम सोचते हैं कि हमें कुछ परफेक्ट तरीके से करना चाहिए, तो कई बार हम शुरुआत ही नहीं कर पाते। आत्महानि से कैसे बचें? अगर आपको लगता है कि आप आत्महानि कर रहे हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं। इसे दूर करने के कई तरीके हैं। खुद को समझें, अपने विचारों और व्यवहारों का विश्लेषण करें। क्या आप बार बार अपने ही रास्ते में बाधा बन रहे हैं? छोटे कदम लें। अगर किसी बड़े लक्ष्य को पाना मुश्किल लग रहा है, तो उसे छोटे छोटे भागों में बांट लें। अपने सोचने के तरीके को बदलें। जब भी नकारात्मक सोच आए, तो उसे सकारात्मक सोच में बदलने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, मैं यह नहीं कर सकता की जगह कहें, मैं सीख सकता हूं। मैं असफल हो जाऊंगा की जगह कहें, अगर मैं असफल हुआ तो भी मैं कुछ नया सीखूंगा। आत्म करुणा अपनाएं। खुद से वैसे ही प्यार करें जैसे आप अपने किसी करीबी दोस्त से करेंगे। एक्शन लें। खुद को रोकने के बजाय छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ें। सहायता लें। अगर आपको लग रहा है कि आत्महानि से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, तो किसी मेंटर, थेरेपिस्ट या भरोसेमंद दोस्त से बात करें। अध्याय 2, अवचेतन प्रतिबद्धताओं की खोज। हमारे निर्णयों को प्रभावित करने वाली छिपी हुई बाधाएं। हम अपने जीवन में कई फैसले लेते हैं, कुछ सचेत रूप से और कुछ अवचेतन रूप से। कई बार हम यह महसूस भी नहीं कर पाते कि हमारे निर्णयों के पीछे हमारे अवचेतन मन की कुछ गहरी प्रतिबद्धताएं होती हैं। ये प्रतिबद्धताएं बचपन के अनुभवों, सामाजिक मान्यताओं, परिवार से मिले मूल्यों और व्यक्तिगत विश्वासों के आधार पर बनती हैं। जब तक हम इन्हें पहचान नहीं लेते, ये हमारे जीवन के हर क्षेत्र, व्यक्तिगत विकास, करियर, रिश्ते और आत्मसम्मान को प्रभावित करती रहती हैं। अवचेतन प्रतिबद्धताओं की पहचान और समझ हमें यह जानने में मदद करती है कि हम क्यों कुछ विशेष तरीकों से कार्य करते हैं और कैसे हम अपनी खुद की सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। अवचेतन प्रतिबद्धताएं क्या हैं? अवचेतन प्रतिबद्धताएं वे गहरे विश्वास होते हैं जो हमारे दिमाग में इस तरह जड़ जमा चुके होते हैं कि हम बिना सोचे समझे उन्हीं के अनुसार व्यवहार करते हैं। उदाहरण, अगर किसी व्यक्ति का अवचेतन मन यह मानता है कि पैसा कमाना कठिन होता है, तो भले ही वह आर्थिक रूप से सफल होना चाहता हो, वह अनजाने में ऐसे फैसले लेगा जो उसे वित्तीय सफलता से दूर रखेंगे। अगर कोई यह मानता है कि मुझे प्यार और ध्यान पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, तो वह बार बार ऐसे रिश्तों में जाएगा जहां उसे प्यार पाने के लिए संघर्ष करना पड़े। इस तरह की प्रतिबद्धताएं अक्सर बचपन में बनती हैं और बाद में हमारे जीवन के हर पहलू में असर डालती हैं। अवचेतन प्रतिबद्धताओं के कारण हम अपनी सफलता से दूर क्यों हो जाते हैं? जब हमारे अवचेतन मन में कोई गहरी प्रतिबद्धता होती है, तो वह हमारी सोच, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करती है। स्वयं के प्रति नकारात्मक धारणाएं, मैं योग्य नहीं हूं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मुझे हमेशा संघर्ष करना पड़ेगा। परिवर्तन का डर। कई बार हम अपने कंफर्ट जोन में इतने सहज हो जाते हैं कि भले ही वह स्थिति हमें नुकसान पहुंचा रही हो, फिर भी हम उसमें बदलाव नहीं करना चाहते। सामाजिक और पारिवारिक मान्यताएं। हमारे परिवार या समाज से मिले कुछ विश्वास हमें सीमित कर सकते हैं। जैसे, लड़कों को घर की जिम्मेदारी उठानी चाहिए, लड़कियों को अधिक महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए, कलाकारों को पैसा नहीं कमाना चाहिए। अतीत के अनुभव। अगर किसी ने पहले असफलता का अनुभव किया है, तो वह आगे बढ़ने से डर सकता है। कैसे पहचानें कि आपके अवचेतन मन में कौन सी प्रतिबद्धताएं हैं?
इन गहरी प्रतिबद्धताओं को पहचानना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ तरीकों से हम इन्हें समझ सकते हैं। 1. अपने जीवन के पैटर्न को देखें। अगर आपको बार बार किसी विशेष प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जैसे असफल रिश्ते, वित्तीय समस्याएं, आत्मसंदेह, तो यह संकेत हो सकता है कि आपका अवचेतन मन किसी गहरी प्रतिबद्धता से जुड़ा हुआ है। उदाहरण, क्या आप बार बार ऐसे रिश्तों में जाते हैं जो आपको भावनात्मक रूप से परेशान करते हैं? क्या आप हर बार किसी बड़े मौके के सामने घबरा जाते हैं? क्या आप पैसे बचाने की योजना बनाते हैं लेकिन हर बार बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं? दूसरा, अपनी आंतरिक बातों पर ध्यान दें, अपने विचारों को गौर से सुनें। जब आप कोई बड़ा निर्णय लेने वाले होते हैं तो आपका अवचेतन मन क्या कहता है? उदाहरण, अगर मैं सफल हो गया तो लोग मुझसे ज्यादा उम्मीदें रखने लगेंगे। अगर मैं अपना व्यवसाय शुरू करता हूं तो शायद असफल हो जाऊं। मैं ज्यादा खुश रहने के लायक नहीं हूं। अगर आपके विचार बार बार नकारात्मक पक्ष की ओर झुकते हैं तो संभव है कि आपके अवचेतन में कोई छिपी प्रतिबद्धता है जो आपको रोक रही है। 3. अपने डर को पहचानें। किस चीज से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है? क्या आपको असफलता का डर है या सफलता का? क्या आप अकेले रहने से डरते हैं? क्या आप अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त करने से डरते हैं? डर अक्सर हमारी अवचेतन प्रतिबद्धताओं की ओर इशारा करते हैं। अवचेतन प्रतिबद्धताओं को कैसे बदला जाए? 1. अपनी प्रतिबद्धताओं को लिखें और परखें। एक कागज लें और लिखें, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? कौन सी बातें या विश्वास मुझे रोक रहे हैं? फिर हर विश्वास को चुनौती दें। पूछें, क्या यह सच में सही है? क्या मैं इस विचार को बदल सकता हूं? दूसरे नए विश्वास विकसित करें। अगर आपका अवचेतन आपको बताता है कि सफलता मुश्किल है, तो इसे बदलकर कहें, सफलता मेरे लिए संभव है। मुझे सही अवसरों की पहचान करनी है। नए विश्वासों को रोज दोहराएं ताकि वे आपके अवचेतन में समा जाएं। 3. छोटे छोटे कदम लें। अगर आपको लगता है कि आप सफल नहीं हो सकते, तो छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें पूरा करें। इससे आपका अवचेतन यह समझने लगेगा कि आप वास्तव में सक्षम हैं। 4. विजुअलाइजेशन और सकारात्मक पुष्टि का प्रयोग करें। रोजाना अपने नए विश्वासों को दोहराएं और कल्पना करें कि आप पहले से ही उस स्थिति में हैं जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। 5. प्रोफेशनल मदद लें। अगर आपकी अवचेतन प्रतिबद्धताएं बहुत गहरी हैं और अकेले उन्हें बदलना मुश्किल लग रहा है, तो थेरेपिस्ट या कोच की मदद लें। अध्याय 3. परिवर्तन को अपनाना। सफलता और विकास की कुंजी परिवर्तन जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन फिर भी हम में से अधिकांश लोग इससे डरते हैं। यह डर स्वाभाविक है क्योंकि परिवर्तन अनिश्चितता लाता है और अनिश्चितता हमारे दिमाग में असुरक्षा पैदा कर सकती है। लेकिन यदि हम अपने जीवन में वास्तव में खुश और संतुष्ट नहीं हैं, तो हमें खुद को बदलने और नए अवसरों को अपनाने का साहस करना होगा। परिवर्तन अस्थायी असुविधा ला सकता है, लेकिन यह हमें दीर्घकालिक लाभ और विकास की ओर ले जाता है। परिवर्तन से डरना स्वाभाविक क्यों है? हमारे दिमाग की प्रकृति ऐसी है कि वह स्थिरता और सुरक्षा की तलाश करता है। जब भी कोई नया अवसर या बदलाव हमारे सामने आता है, तो हमारा अवचेतन मन हमें रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे अज्ञात चीजों से डर लगता है। परिवर्तन का डर निम्नलिखित कारणों से हो सकता है। हम सोचते हैं, अगर मैंने बदलाव किया और असफल हो गया तो क्या होगा? हमारे दिमाग को जो परिचित होता है उसी में बने रहना आसान लगता है। कई बार हम दूसरों की राय के कारण बदलाव से डरते हैं। यदि अतीत में कोई नकारात्मक अनुभव हुआ हो, तो हमारा दिमाग सोचता है कि यह फिर से दोहराया जा सकता है। क्या हम अपने डर को अपने सपनों के रास्ते में आने देंगे? परिवर्तन को अपनाने के लाभ। अगर हम अपने डर को पार कर लें और परिवर्तन को अपनाने का साहस करें, तो हमें कई दीर्घकालिक लाभ मिल सकते हैं। एक व्यक्तिगत विकास। जब हम बदलाव को स्वीकार करते हैं, तो हम नए कौशल सीखते हैं, अपने दिमाग को विस्तार देते हैं और अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं। 2. नए अवसरों का द्वार। परिवर्तन हमेशा नए अवसर लेकर आता है, चाहे वह करियर में हो, रिश्तों में हो या व्यक्तिगत विकास में। यदि हम बदलाव से डरकर पीछे हटते हैं, तो हम उन अवसरों को खो सकते हैं जो हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। 3. आत्मविश्वास में वृद्धि। जब हम खुद को बदलते हैं और चुनौतियों का सामना करते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। हम महसूस करते हैं कि हम कठिनाइयों को पार कर सकते हैं और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना सीखते हैं। 4.
बेहतर मानसिक स्वास्थ्य। जब हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं तो हम अधिक संतुष्ट और खुश महसूस करते हैं। इससे हमारा तनाव कम होता है और मानसिक शांति बढ़ती है। 5. सफलता की ओर बढ़ना। बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें बदलना ही पड़ता है। दुनिया में हर सफल व्यक्ति ने अपने जीवन में बड़े बदलाव किए हैं। परिवर्तन को अपनाने के तरीके। 1. अपने डर को पहचानें। आपको किस चीज का डर है? क्या यह असफलता का डर है, अस्वीकृति का डर है या अज्ञात का डर है? जब आप अपने डर को पहचान लेंगे तो उसे दूर करना आसान हो जाएगा। 2. छोटे छोटे कदम लें। बड़े बदलाव करना कठिन हो सकता है, इसलिए छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। धीरे धीरे अपनी आदतें बदलें और नए अनुभवों को अपनाने की कोशिश करें। 3. असफलता को सीखने का अवसर मानें। कोई भी बदलाव बिना संघर्ष के नहीं आता। अगर आप असफल होते भी हैं तो इसे सीखने के अवसर के रूप में देखें। 4. खुद को प्रेरित रखें। परिवर्तन को अपनाने के लिए आपको अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना होगा। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, सफल लोगों की कहानियां सुनें और खुद को याद दिलाएं कि आप बदलाव के लायक हैं। 5. समर्थन लें। अगर आपको बदलाव करने में मुश्किल हो रही है तो अपने परिवार, दोस्तों या किसी मार्गदर्शक से समर्थन लें। सही लोग आपको प्रेरित कर सकते हैं और आपकी मदद कर सकते हैं। अध्याय 4. अंतर्ज्ञान और घुसपैठ। विचारों के बीच अंतर। सही निर्णय लेने की कला। हमारे मन में हर समय विचारों की एक धारा बहती रहती है। इनमें से कुछ विचार हमें सही दिशा में ले जाते हैं, जबकि कुछ हमें भ्रमित कर सकते हैं। जीवन में सही निर्णय लेने के लिए यह समझना जरूरी है कि कौन से विचार हमारे अंतर्ज्ञान से उत्पन्न हो रहे हैं और कौन से विचार घुसपैठ विचार हैं जो हमारे डर और असुरक्षाओं से प्रेरित होते हैं। अंतर्ज्ञान हमारे भीतर की एक गहरी समझ और सहज अनुभूति होती है, जबकि घुसपैठ विचार वे होते हैं जो हमारे दिमाग में अचानक आते हैं और हमें उलझन में डाल देते हैं। यदि हम दोनों के बीच सही अंतर कर पाते हैं तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और मानसिक शांति पा सकते हैं। अंतर्ज्ञान क्या है? अंतर्ज्ञान हमारी प्राकृतिक समझ और अनुभूति है जो बिना किसी तार्किक विश्लेषण के हमें सही दिशा दिखाती है। यह हमारे अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता होती है जो हमारे अनुभवों और अवलोकनों से सीखकर कार्य करती है। अंतर्ज्ञान की विशेषताएं। यह शांत, स्थिर और स्पष्ट होता है। यह बिना किसी भय या चिंता के आता है। यह अक्सर सहज रूप से हमें सही निर्णय की ओर ले जाता है। यह हमें एक गहरे आत्मविश्वास से भर देता है। उदाहरण, आपने किसी व्यक्ति से पहली बार मुलाकात की और बिना किसी स्पष्ट कारण के महसूस किया कि वह भरोसेमंद नहीं है। बाद में आपकी यह भावना सही साबित होती है। आप एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं और आपको अंदर से एक शांत और स्पष्ट संकेत मिलता है कि आपको क्या करना चाहिए। घुसपैठ विचार क्या हैं? घुसपैठ विचार वे होते हैं जो बिना किसी पूर्व सूचना के हमारे दिमाग में आते हैं और हमें भयभीत, अनिश्चित या भ्रमित कर सकते हैं। ये विचार आमतौर पर नकारात्मक होते हैं और हमारे डर और असुरक्षाओं से उत्पन्न होते हैं। घुसपैठ विचारों की विशेषताएं। ये अचानक और अप्रत्याशित रूप से आते हैं। इनमें अक्सर भय, चिंता और नकारात्मकता होती है। ये अत्यधिक विश्लेषण करवाते हैं। ये हमें अनिश्चितता और संदेह में डालते हैं। उदाहरण, परीक्षा के पहले आपको बार बार यह विचार आता है कि आप असफल हो सकते हैं, भले ही आपने अच्छी तैयारी की हो। किसी नए अवसर को स्वीकार करने से पहले आपको यह डर सताने लगता है कि आप इसे ठीक से कर पाएंगे या नहीं। अंतर्ज्ञान और घुसपैठ विचारों के बीच अंतर कैसे करें? अंतर्ज्ञान। घुसपैठ विचार शांत और स्थिर होता है, बेचैनी और घबराहट पैदा करता है, सहज रूप से सही दिशा दिखाता है, अत्यधिक सोचने और विश्लेषण में डालता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, डर और असुरक्षा पैदा करता है, तर्क संगत और स्पष्ट होता है, अनिश्चितता और भ्रमित करने वाला होता है, सकारात्मक और रचनात्मक होता है, नकारात्मक और सीमित करने वाला होता है। कैसे समझें कि कौन सा विचार अंतर्ज्ञान है और कौन सा घुसपैठ? 1. अपनी पहली भावना को पहचानें। जब कोई स्थिति सामने आती है तो आपकी पहली सहज अनुभूति क्या कहती है? अंतर्ज्ञान आमतौर पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है, जबकि घुसपैठ विचार बाद में आते हैं और आपको संदेह में डालते हैं। 2. विचार की भावना को समझें। यदि विचार शांतिपूर्ण और स्पष्ट है तो यह अंतर्ज्ञान है। यदि विचार घबराहट, चिंता और अनिश्चितता से भरा हुआ है तो यह घुसपैठ। 3.
अपने विचारों को लिखें। अगर आप किसी विचार को लेकर भ्रमित हैं तो उसे लिखकर देखें। जब आप उसे पढ़ेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह अंतर्ज्ञान था या घुसपैठ विचार। 4. अपने शरीर की प्रतिक्रिया को समझें। अंतर्ज्ञान शरीर में हल्कापन और सहजता महसूस कराता है, जबकि घुसपैठ विचार तनाव, सिर दर्द और घबराहट का कारण बनते हैं। 5. समय दें और निर्णय जल्दबाजी में न लें। अगर आपको तुरंत घबराहट महसूस हो रही है तो निर्णय लेने से पहले कुछ समय लें। जब आप शांत महसूस करेंगे तो सही जवाब अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। कैसे घुसपैठ विचारों को नियंत्रित करें? पहला, विचारों को चुनौती दें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो खुद से पूछें, क्या यह सच में सही है? यदि यह केवल आपका डर है तो इसे जाने दें। 2. माइंडफुलनेस और ध्यान करें। ध्यान और माइंडफुलनेस अभ्यास करने से आप अपने अंतर्ज्ञान को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और घुसपैठ विचारों को कम कर सकते हैं। 3. सकारात्मक आत्मचर्चा करें। अपने दिमाग में सकारात्मक विचारों को बढ़ावा दें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे सकारात्मक विचार से बदलने की कोशिश करें। 4. अत्यधिक सोचने से बचें। यदि आप किसी निर्णय पर अत्यधिक सोच रहे हैं तो एक ब्रेक लें और कुछ ऐसा करें जिससे आपका ध्यान हटे। इससे आपका मन शांत होगा और आपको सही उत्तर मिलने में मदद मिलेगी। 5. अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। जितना अधिक आप अपने अंतर्ज्ञान को सुनेंगे और उस पर भरोसा करेंगे, उतना ही यह मजबूत होगा। अध्याय 5. आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम। आत्म विकास की ओर पहला कदम। आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम जीवन में संतुलन और आंतरिक शांति पाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब हम खुद को बिना शर्त स्वीकार करते हैं और अपने प्रति प्रेम पूर्ण दृष्टिकोण रखते हैं तो हम आत्म हानि के चक्र से बाहर निकल सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता के साथ जीवन जी सकते हैं। आज के समाज में जहां तुलना, आत्म संदेह और पूर्णता की खोज आम हो गई है, आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम को अपनाना आसान नहीं होता। लेकिन यदि हम अपने विकास और खुशहाली की ओर बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपने आप को अपनाने और सम्मान देने की कला सीखनी होगी। आत्म स्वीकृति क्या है? आत्म स्वीकृति का अर्थ है खुद को अपने गुणों और कमजोरियों के साथ स्वीकार करना। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपने जीवन में सुधार नहीं करना चाहिए, बल्कि यह कि हम खुद को तब भी स्वीकार करें जब हम परफेक्ट नहीं होते। आत्म स्वीकृति के कुछ संकेत: अपनी गलतियों और असफलताओं को स्वीकार करना और उनसे सीखना, खुद को कम आंकने के बजाय अपने प्रयासों को सराहना, दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर न रहना, खुद की तुलना दूसरों से न करना। जब हम आत्म स्वीकृति को अपनाते हैं तो हम खुद को दोष देने के बजाय अपने अंदर सकारात्मक बदलाव लाने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आत्म प्रेम क्या है? आत्म प्रेम का अर्थ है अपने प्रति दयालु होना, अपनी देखभाल करना और खुद को उसी प्रेम और सम्मान के साथ देखना जैसा हम अपने प्रियजनों को देखते हैं। आत्म प्रेम के कुछ संकेत: अपनी शारीरिक और मानसिक भलाई का ध्यान रखना, खुद से दयालु शब्दों में बात करना, अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देना, गलतियों के लिए खुद को कोसने के बजाय खुद को माफ करना। आत्म प्रेम कोई स्वार्थी भावना नहीं है, बल्कि यह हमें और अधिक संतुलित, खुशहाल और आत्मनिर्भर बनाता है। आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम से आत्महानि कैसे समाप्त होती है? जब हम खुद को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते तो हम अनजाने में आत्महानि करने लगते हैं। हम अपनी कमियों को छिपाने के लिए गलत निर्णय लेते हैं, खुद को सजा देते हैं और उन आदतों में फंस जाते हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। कैसे आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम हमें आत्महानि से बचाते हैं? हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर पाते हैं। आत्म स्वीकृति हमें यह समझने में मदद करती है कि गलतियां करना सामान्य है और हम उनसे सीख सकते हैं। हम आत्म संदेह को दूर कर पाते हैं। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं तो हमें दूसरों की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। हम खुद के प्रति दयालु बनते हैं। आत्म प्रेम हमें खुद के प्रति कठोर होने से रोकता है और हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी भलाई का ध्यान रखें। कैसे आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम को अपनाएं? 1. अपनी आंतरिक बातचीत पर ध्यान दें। अगर आप अपने मन में खुद के बारे में नकारात्मक बातें सोचते हैं तो उन्हें बदलने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, मैं कभी कुछ सही नहीं करता, मैं सीख रहा हूं और लगातार सुधार कर रहा हूं। 2. अपनी तुलना बंद करें। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो हम अपनी खुशियों को कम कर देते हैं। 3. खुद के लिए समय निकालें।
खुद की देखभाल करें, जैसे अच्छी नींद लें, स्वस्थ भोजन करें, व्यायाम करें और उन चीजों को करें जो आपको खुशी देती हैं। 4. अपनी गलतियों को स्वीकार करें और माफ करें। हम सभी गलतियां करते हैं। खुद को दोषी ठहराने के बजाय उनसे सीखें और आगे बढ़ें। 5. अपने गुणों को पहचानें। हर दिन अपने बारे में 3 सकारात्मक चीजें लिखें। यह आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम को बढ़ाने में मदद करता है। अध्याय 6. लचीलापन और धैर्य। चुनौतियों से उबरने की शक्ति जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। हम सभी को किसी न किसी मोड़ पर कठिनाइयों, असफलताओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो लोग इन चुनौतियों से हार नहीं मानते और हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का संकल्प रखते हैं, वे ही सफलता और संतोष की ओर बढ़ते हैं। इसमें लचीलापन और धैर्य 2 सबसे महत्वपूर्ण गुण होते हैं। लचीलापन हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है, जिससे हम कठिनाइयों से उबर पाते हैं। वहीं धैर्य हमें यह समझने में मदद करता है कि हर अच्छी चीज समय लेती है और हमें जल्दबाजी करने के बजाय सही अवसर का इंतजार करना चाहिए। लचीलापन क्या है? लचीलापन वह क्षमता है जो हमें कठिन समय में भी संतुलित रहने और परिस्थितियों से उबरने में मदद करती है। जब कोई संकट आता है तो एक लचीला व्यक्ति हार मानने के बजाय समाधान खोजने की कोशिश करता है। लचीले व्यक्तियों की विशेषताएं: वे चुनौतियों से घबराने के बजाय उनका समाधान खोजते हैं। वे असफलताओं से सीखते हैं और उन्हें अवसरों में बदलते हैं। वे अपने विचारों और योजनाओं में जरूरत के अनुसार बदलाव कर सकते हैं। वे विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक रहते हैं। उदाहरण, अगर किसी व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया जाता है तो एक लचीला व्यक्ति इसे अंत के रूप में देखने के बजाय नए अवसरों की तलाश में लग जाता है। धैर्य क्या है? धैर्य का अर्थ है परिस्थितियों का सामना शांतिपूर्वक करना और जल्दबाजी में निर्णय न लेना। जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो धैर्य हमें यह समझने में मदद करता है कि सफलता तुरंत नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए निरंतर प्रयास करने पड़ते हैं। धैर्यवान व्यक्तियों की विशेषताएं: वे तुरंत परिणाम की उम्मीद नहीं करते और लगातार प्रयास करते रहते हैं। वे कठिनाइयों के बावजूद संयम बनाए रखते हैं। वे संघर्षों को एक अस्थायी दौर मानते हैं और उम्मीद नहीं छोड़ते। उदाहरण, कोई किसान जो बीज बोता है वह जानता है कि फसल को बढ़ने में समय लगेगा। वह धैर्यपूर्वक उसकी देखभाल करता है, पानी देता है और सही समय पर फसल काटता है। लचीलापन और धैर्य क्यों जरूरी है? 1. कठिन समय से उबरने की शक्ति देते हैं। जीवन में समस्याएं आएंगी, लेकिन लचीलापन हमें यह समझने में मदद करता है कि हर कठिनाई स्थायी नहीं होती। 2. मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। जो लोग धैर्य और लचीलापन रखते हैं वे छोटी छोटी चीजों से परेशान नहीं होते और अधिक आत्मविश्वास के साथ कार्य करते हैं। 3. दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करने में मदद करते हैं। सफलता एक रात में नहीं मिलती। महान वैज्ञानिकों, उद्यमियों और खिलाड़ियों ने बार बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 4. भावनात्मक संतुलन बनाए रखते हैं। अगर हम हर असफलता से हताश हो जाएं, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लचीलापन और धैर्य हमें भावनात्मक रूप से संतुलित रखते हैं। लचीलापन और धैर्य को कैसे विकसित करें? 1. समस्याओं को अवसर की तरह देखें। हर कठिनाई के भीतर एक सीख छिपी होती है। अगर हम समस्याओं को अवसर की तरह देखना सीख लें तो हम लचीले बन सकते हैं। 2. आत्मविश्वास बनाए रखें। खुद पर विश्वास करें कि आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आत्मविश्वास लचीलापन बढ़ाने में मदद करता है। 3. छोटी छोटी असफलताओं से न डरें। असफलता को अंत नहीं, बल्कि एक सबक माने। इतिहास में हर सफल व्यक्ति ने कई बार असफलताओं का सामना किया है। 4. तात्कालिक संतुष्टि से बचें। आज की दुनिया में लोग तुरंत सफलता और परिणाम चाहते हैं, लेकिन सच्ची उपलब्धियां समय लेती हैं। इसीलिए धैर्य बनाए रखें। 5. ध्यान और मानसिक शांति के अभ्यास करें। योग, ध्यान और गहरी सांस लेने की तकनीकें हमें धैर्य विकसित करने में मदद कर सकती हैं। अध्याय 7. वर्तमान में जीना, मानसिक शांति और संतुलन की कुंजी। हम में से अधिकतर लोग या तो अपने भूतकाल की गलतियों के बारे में सोचते रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन वर्तमान क्षण में होता है। यदि हम अपने अतीत के पछतावे या भविष्य की अनिश्चितताओं में उलझे रहते हैं तो हम अपने आज का आनंद नहीं ले पाते। वर्तमान में जीना हमें मानसिक शांति, संतुलन और खुशी देता है।
यह हमें जीवन का भरपूर आनंद लेने में मदद करता है और हमें चिंता, तनाव और अनावश्यक विचारों से मुक्त करता है। हम वर्तमान में क्यों नहीं जीते? 1. अतीत की यादें और पछतावा। कई बार हम अपने पुराने फैसलों, गलतियों और असफलताओं के बारे में सोचते रहते हैं। हम खुद को दोषी महसूस कर सकते हैं या यह सोच सकते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया होता तो सब कुछ बेहतर होता। 2. भविष्य की चिंताएं और अनिश्चितता। भविष्य के प्रति डर और असुरक्षा हमें परेशान कर सकती है। हम सोचते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? अगर मेरा करियर अच्छा नहीं चला तो? अगर मुझे सही जीवन साथी नहीं मिला तो? तीसरी, लगातार व्यस्त जीवन शैली। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम हमेशा अगले लक्ष्य या अगले काम के बारे में सोचते रहते हैं। हम कभी रुककर यह नहीं सोचते कि अभी हम क्या महसूस कर रहे हैं। 4. सोशल मीडिया और तुलना। हम सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर अपने अतीत और भविष्य की तुलना करते हैं और इससे हमारा ध्यान वर्तमान से हट जाता है। वर्तमान में जीने के फायदे। 1. मानसिक शांति और तनाव में कमी। जब हम केवल वर्तमान क्षण में ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा दिमाग अतीत और भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाता है। 2. खुशहाल और संतुलित जीवन। वर्तमान में जीने से हम छोटी छोटी चीजों का भी आनंद लेने लगते हैं, जैसे सूर्योदय देखना, किसी दोस्त से बातचीत करना या परिवार के साथ समय बिताना। 3. निर्णय लेने की क्षमता में सुधार। जब हमारा दिमाग अतीत और भविष्य की उलझनों से मुक्त होता है तो हम अपने निर्णयों को अधिक स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ ले सकते हैं। 4. रिश्तों में सुधार। अगर हम अपने प्रियजनों के साथ रहते हुए वास्तव में उपस्थित रहते हैं तो हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और हम बेहतर तरीके से संवाद कर सकते हैं। 5. अधिक रचनात्मकता और उत्पादकता। जब हमारा दिमाग वर्तमान में केंद्रित रहता है तो हम ज्यादा रचनात्मक और उत्पादक बनते हैं। कैसे सीखें वर्तमान में जीना? पहली, माइंडफुलनेस अपनाएं। माइंडफुलनेस का अर्थ है किसी भी कार्य को पूरी जागरूकता और ध्यान के साथ करना। जब आप खाना खाएं तो केवल खाने पर ध्यान दें। जब आप बात करें तो केवल बातचीत पर ध्यान दें। जब आप टहलें तो अपने कदमों और सांसों को महसूस करें। 2. गहरी सांस लें और खुद को महसूस करें। जब भी आपका दिमाग अतीत या भविष्य में भटकने लगे तो गहरी सांस लें और अपने शरीर के भीतर महसूस करें कि आप इस पल में मौजूद हैं। 3. अभी को महत्व दें। हर दिन खुद से पूछें, अभी इस पल में मैं क्या महसूस कर रहा हूं? क्या मैं अपने वर्तमान क्षण का आनंद ले रहा हूं? 4. चीजों को स्वीकार करना सीखें। हमारा अतीत बदला नहीं जा सकता और भविष्य हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए वर्तमान को पूरी तरह स्वीकार करना ही सबसे अच्छा तरीका है। 5. डिजिटल डिटॉक्स करें। सोशल मीडिया और डिजिटल डिवाइस का कम उपयोग करें ताकि आप अपने आसपास के वास्तविक जीवन को महसूस कर सकें। 6. कृतज्ञता प्रैक्टिस करें। हर दिन उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपको वर्तमान की सुंदरता को महसूस करने में मदद करेगा। अध्याय 8, लक्ष्य निर्धारण और योजना। सफलता की कुंजी। सफलता की राह पर आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य निर्धारण और योजना बनाना अनिवार्य है। बिना लक्ष्य के जीवन दिशाहीन हो जाता है और बिना योजना के लक्ष्य केवल एक अधूरा सपना बनकर रह जाता है। स्पष्ट लक्ष्यों को निर्धारित करके और उनकी प्राप्ति के लिए एक प्रभावी योजना बनाकर हम न केवल अपने सपनों को साकार कर सकते हैं बल्कि अपने जीवन को एक निश्चित दिशा भी दे सकते हैं। लक्ष्य निर्धारण क्यों आवश्यक है? एक स्पष्ट दिशा प्रदान करता है। जब हमारे पास एक निश्चित लक्ष्य होता है तो हम यह जानते हैं कि हमें किस ओर जाना है। यह हमें जीवन में भटकने से बचाता है और हमारी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करता है। 2. प्रेरणा बनाए रखता है। एक निश्चित लक्ष्य होने से हमें हर दिन कुछ नया करने की प्रेरणा मिलती है। यह हमें अपने प्रयासों को जारी रखने और बाधाओं को पार करने में मदद करता है। 4. समय प्रबंधन को बेहतर बनाता है। जब हमें पता होता है कि हमें क्या हासिल करना है तो हम अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं और अनावश्यक चीजों में समय बर्बाद करने से बच सकते हैं। 5. आत्मविश्वास बढ़ाता है। जब हम छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हमें बड़े लक्ष्यों को हासिल करने की प्रेरणा मिलती है। कैसे करें प्रभावी लक्ष्य निर्धारण? पहला, स्मार्ट लक्ष्य तय करें। एक प्रभावी लक्ष्य स्मार्ट होना चाहिए। S स्पेसिफिक।
लक्ष्य स्पष्ट और सटीक होना चाहिए। एम मीजरेबल, इसे ट्रैक किया जा सके। अचीवेबल, यथार्थवादी हो। आर रेलेवेंट, आपके जीवन के उद्देश्य से जुड़ा हो। टी टाइम बाउंड, इसे पूरा करने की एक निश्चित समय सीमा हो। उदाहरण, मैं अगले 6 महीनों में 5 किलोग्राम वजन कम करूंगा। मैं अगले 1 साल में अपनी खुद की वेबसाइट लॉन्च करूंगा। 2, लक्ष्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करें। अगर लक्ष्य बहुत बड़ा है तो उसे छोटे छोटे चरणों में विभाजित करें। इससे लक्ष्य प्राप्त करना आसान हो जाता है। 3, अपने लक्ष्य को लिखें। लिखित लक्ष्य अधिक प्रभावी होते हैं। जब हम अपने लक्ष्य को कागज पर लिखते हैं तो यह हमारे अवचेतन मन में बैठ जाता है और हमें उसे पूरा करने की प्रेरणा मिलती है। योजना बनाना, लक्ष्य को हकीकत में बदलने की रणनीति। 1, प्राथमिकता तय करें। सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करें। अपने दिन की योजना बनाते समय यह तय करें कि कौन से कार्य आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाएंगे। 2, समय सारणी बनाएं। हर लक्ष्य के लिए एक निश्चित समय सीमा तय करें और उसी के अनुसार कार्य करें। 3, संभावित बाधाओं की पहचान करें। हर लक्ष्य की राह में कुछ न कुछ बाधाएं आ सकती हैं। पहले से ही उनकी पहचान करके समाधान तैयार रखें। 4, प्रगति की समीक्षा करें। नियमित रूप से यह जांच करें कि आप अपने लक्ष्य की ओर कितनी प्रगति कर रहे हैं। यदि जरूरत हो तो अपनी योजना में बदलाव करें। लक्ष्य प्राप्ति में सफलता कैसे सुनिश्चित करें? अनुशासन बनाए रखें। हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम जरूर बढ़ाएं। आत्मविश्वास रखें। खुद पर भरोसा करें कि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। लचीलापन रखें। यदि कोई योजना काम नहीं कर रही है तो नई रणनीति अपनाएं। सकारात्मक सोचें, नकारात्मक विचारों से बचें और खुद को प्रेरित रखें। अध्याय 9, आभार व्यक्त करना। जीवन में संतोष और सकारात्मकता की कुंजी। आभार व्यक्त करना एक ऐसा गुण है जो हमारे जीवन को अधिक संतोषजनक और सुखद बनाता है। जब हम अपने जीवन में मौजूद चीजों, लोगों और अनुभवों के लिए आभार प्रकट करते हैं तो हम एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करते हैं और अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। आज की तेज रफ्तार दुनिया में जहां लोग अक्सर अपने पास न होने वाली चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आभार व्यक्त करना हमें यह याद दिलाता है कि हमारे पास पहले से कितना कुछ है। यह न केवल हमारे मन को शांति देता है बल्कि हमें जीवन को अधिक गहराई से जीने और छोटे छोटे पलों का आनंद लेने में मदद करता है। आभार व्यक्त करने का महत्व एक सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। जब हम अपने पास की चीजों के लिए आभार प्रकट करते हैं तो हमारा ध्यान उन चीजों से हट जाता है जो हमारे पास नहीं है। यह हमें नकारात्मकता और असंतोष से बचाकर जीवन में सकारात्मकता को बढ़ावा देता है। 2, मानसिक शांति और संतुलन लाता है। आभार व्यक्त करने से हमारा ध्यान उन चीजों पर जाता है जो हमें खुश और संतुष्ट करती हैं। इससे चिंता और तनाव कम होता है और मानसिक शांति बढ़ती है। 3, रिश्तों को मजबूत बनाता है। जब हम दूसरों के प्रति आभार प्रकट करते हैं तो हमारे रिश्ते और गहरे और मजबूत होते हैं। जब हम अपने प्रियजनों की छोटी छोटी अच्छाइयों की सराहना करते हैं तो वे भी हमारे प्रति और अधिक प्रेम और स्नेह दिखाते हैं। 4, आत्मसंतोष और खुशी को बढ़ाता है। जीवन में जो कुछ भी हमारे पास है उसकी कद्र करना हमें अधिक संतोषी और खुशहाल बनाता है। यह हमें लगातार शिकायत करने और असंतुष्ट रहने की आदत से बाहर निकालता है। 5, आत्म विकास में मदद करता है। आभार व्यक्त करने से हमारा ध्यान बाहरी चीजों से हटकर हमारे आंतरिक विकास पर जाता है। हम अपनी उपलब्धियों और सीख को पहचानते हैं जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। कैसे करें आभार व्यक्त? पहली, आभार जर्नल रखें। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपकी सोच को सकारात्मक दिशा में ले जाएगा और आपको छोटी छोटी खुशियों की पहचान करने में मदद करेगा। दूसरों का आभार व्यक्त करें। कभी कभी हम दूसरों की अच्छाइयों को नजरअंदाज कर देते हैं। जब कोई आपके लिए कुछ अच्छा करे तो उसे धन्यवाद कहना न भूलें। छोटी चीजों की कद्र करें। हम अक्सर बड़ी चीजों के पीछे भागते रहते हैं और छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। प्रकृति की सुंदरता, एक दोस्त की हंसी, परिवार के साथ बिताया गया समय, इन सभी के लिए आभार व्यक्त करें। 4, कठिन परिस्थितियों से सीखें। यह आसान नहीं होता, लेकिन जब हम कठिन समय में भी सीखने के लिए आभार प्रकट करते हैं तो हम अधिक मजबूत और समझदार बनते हैं। 5,
ध्यान और सकारात्मक सोच अपनाएं। हर दिन कुछ समय ध्यान करने और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाने में बिताएं। यह आपको आभार व्यक्त करने में मदद करेगा। अध्याय 10, समर्थन प्रणाली का निर्माण। आत्म विकास की नींव जीवन में आगे बढ़ने और सफलता पाने के लिए व्यक्तिगत प्रयास आवश्यक हैं, लेकिन इसके साथ ही एक मजबूत समर्थन प्रणाली भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह समर्थन हमें कठिन समय में प्रेरित करता है, सही दिशा दिखाता है और मानसिक एवं भावनात्मक संबल प्रदान करता है। एक मजबूत समर्थन प्रणाली में हमारे परिवार, मित्र, मेंटर, सहकर्मी और वे सभी लोग शामिल होते हैं जो हमें प्रोत्साहित करते हैं, हमारी प्रगति में मदद करते हैं और हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करते हैं। यह प्रणाली हमारे आत्म विकास की प्रक्रिया को आसान बनाती है और हमें कठिनाइयों से उबरने की शक्ति देती है। समर्थन प्रणाली क्यों आवश्यक है? 1. मानसिक और भावनात्मक मजबूती प्रदान करती है। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो हमारे परिवार और मित्र हमें भावनात्मक रूप से सहारा देते हैं। वे हमें यह महसूस कराते हैं कि हम अकेले नहीं हैं और हमें हर स्थिति में समर्थन मिलेगा। 2. आत्मविश्वास बढ़ाती है। एक मजबूत समर्थन प्रणाली हमें अपने फैसलों पर विश्वास करने में मदद करती है। जब हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हमें प्रोत्साहित करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को और अधिक आत्मविश्वास के साथ पूरा कर पाते हैं। 3. प्रेरणा और मार्गदर्शन देती है। मेंटर या शिक्षक हमें सही दिशा दिखाने में मदद करते हैं। वे अपने अनुभव और ज्ञान से हमें मार्गदर्शन देते हैं, जिससे हम सही निर्णय ले सकते हैं और अपनी गलतियों से बच सकते हैं। 4. कठिन समय में सहायता करती है। जब हम किसी संकट में होते हैं तो हमारे करीबी लोग हमें भावनात्मक और व्यावहारिक रूप से मदद करते हैं। वे हमें समस्या का समाधान निकालने में सहायता करते हैं और हमें हार मानने से रोकते हैं। 5. बेहतर मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। अकेलापन और तनाव मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास एक समर्थन प्रणाली होती है तो हम अपनी चिंताओं को साझा कर सकते हैं और मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ रह सकते हैं। कैसे बनाएं एक मजबूत समर्थन प्रणाली? पहले सही लोगों को चुनें। ऐसे लोगों को अपनी समर्थन प्रणाली में शामिल करें जो सकारात्मक, सहायक और प्रेरणादायक हों। नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूरी बनाएं जो आपको हतोत्साहित कर सकते हैं। 2. परिवार और मित्रों के साथ संबंध मजबूत करें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं और उनके साथ अपने विचार और भावनाएं साझा करें। रिश्तों को केवल जरूरत के समय ही न निभाएं, बल्कि हमेशा संपर्क में रहें। 3. मेंटर और मार्गदर्शक की तलाश करें। ऐसे मेंटर या गुरु खोजें जो आपके क्षेत्र में अनुभवी हों और आपको सही दिशा दिखा सकें। उनसे सलाह लेने में हिचकिचाएं नहीं और उनके अनुभवों से सीखें। 4. सपोर्टिव समुदाय और समूहों से जुड़ें। ऐसे समूहों या संगठनों का हिस्सा बने जहां लोग एक दूसरे की मदद करते हों। अपने कार्य क्षेत्र, रुचियों और लक्ष्यों के अनुसार सही नेटवर्क बनाएं। 5. जरूरत पड़ने पर मदद मांगें। कई बार लोग अपनी समस्याओं को खुद ही हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सहायता मांगना कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमानी होती है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो अपने समर्थन प्रणाली से खुलकर बात करें। तो दोस्तों, इस किताब का अंत यही सिखाता है कि हर इंसान की जिंदगी में एक पहाड़ होता है जो हमारे अंदर के डर, शंका और आत्म संवेदना के रूप में प्रकट होता है। लेकिन यह भी सच है कि हम ही उस पहाड़ को चढ़ने की ताकत रखते हैं। हम अपनी सीमाओं को पहचान सकते हैं और उन्हें पार करके अपनी असली क्षमता तक पहुंच सकते हैं। ब्रायना विस्ट का यह संदेश बहुत स्पष्ट है कि हमें अपने भीतर के डर और आत्म संवेदनाओं का सामना करने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उन्हें चुनौती देने और उनसे ऊपर उठने की ताकत पाई जाती है। यह किताब हमें आत्म स्वीकृति, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है। आखिरकार, द माउंटेन इज यू हमें यह सिखाती है कि जो कुछ भी हम अपने रास्ते में एक पहाड़ जैसा महसूस करते हैं, वह असल में हमारे खुद के भीतर है और वही हमारे सबसे बड़े शिक्षक भी बन सकते हैं। जब हम अपने डर का सामना करते हैं, तब हम अपनी सच्ची शक्ति को पहचान सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अब समय है अपने डर को चैलेंज करने का और उस पहाड़ को चढ़ने का, क्योंकि आपके पास उसे पार करने की पूरी ताकत है। क्या आप तैयार हैं?